दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक साथ इतनी सारी घटनाएं चल रही है, उससे साफ दिखाई दे रहा है कि बदले बदले से सरकार नजर आ रहे हैं और बदला बदला सा विपक्ष भी नजर आ रहा है। किसकी बात करें और कैसे कहा जाए बिहार की राजनीति किस तरफ जा रही है, मेरे बस का कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लिहाजा अब ऋषि मिश्रा जी ही आज डिकोड करेंगे कि बिहार की राजनीति में क्या क्या चल रहा है। मैंने तो हथियार डाल दिए हैं इस पूरी तरह से बिहार की राजनीति के कवायद को देखते हुए, क्योंकि स्पष्ट संकेत कुछ मिल नहीं रहा है। तो ऋषि जी क्या बताएंगे उसके पहले सबसे पहले हम ऋषि जी का स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है ऋषि जी आपका। आज सीधे आप ही के पास नमस्कार। आएंगे, लेकिन चार परिस्थितियां एक साथ है और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने दर्शकों को पहले ही कह दिया कि ये ऋषि जी ही बताएंगे। समझ में इसलिए नहीं आ रहा है कि यदि 4-5 दिनों के घटनाक्रम को देखें, नंबर एक, बिहार के अखबारों के फ्रंट पेज पर जो ऐड होता है, फुल पेज का ऐड या ऊपर से का जो छोटा सा ऐड होता है, जैकेट ऐड हो या कोई ऐड हो, अचानक से भारतीय जनता पार्टी के पास जो विभाग है वो ऐड या बीजेपी का ऐड पीछे हो गया है। नीतीश कुमार के चेहरे को चमकाने वाली कवायद और वो ऐड फ्रंट पर आ गया। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले नीतीश सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने यहां तक कह दिया कि सिवाय नीतीश कुमार के किसी नेता की ये औकात नहीं है, औकात शब्द इस्तेमाल किया है कि सिवाय नीतीश कुमार के ये किसी नेता की औकात नहीं है कि वो बीजेपी के साथ रहकर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सके। मतलब भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक विरोधी है। खुला आरोप एक तरह से लगा दिया अशोक चौधरी ने। कायदे से तो सरदार को नाराज होना चाहिए था, लेकिन क्या सोचा था सरदार खुश होगा? सरदार खुश हुआ और सरदार सुबह सुबह चाय पीने भी पहुंच गया अगले दिन। यानी नीतीश कुमार सुबह सुबह अशोक चौधरी के घर पर पहुंच गया। ऐसा लगा कि उस बयान से आह्लादित है और बहुत खुश है तो बधाई देने पहुंच गया हो। अब उसके आगे की स्थिति देखिए। तेजस्वी यादव और राष्ट्रीय जनता दल की आक्रामकता अचानक जेडीयू के प्रति कम हो गई और चौथी परिस्थिति जो आज खड़ी हुई है वो इसी के साथ जोड़ करके देखा जाए। कन्हैया कुमार पलायन रोको रोजगार दो यात्रा के तहत पटना पहुंचे और सीएम आवास का घेराव कर रहे हैं, लेकिन बयानों की इंटेंसिटी नीतीश कुमार के खिलाफ सिर्फ प्रतीकात्मक है। नीतीश कुमार कहीं से ऐसा लगता है निशाने पर है ही नहीं। सचिन पायलट पटना पहुंचे हैं और सचिन पायलट का जो बयान है वो सचिन पायलट का बयान ये है कि बिहार में इंडिया गठबंधन या महागठबंधन जो भी नाम है उसके मुख्यमंत्री का फैसला चुनाव के बाद होगा। और इस पर राष्ट्रीय जनता दल की प्रतिक्रिया आई है कि नहीं नहीं नहीं, वो तो पहले से तय है। अब सवाल उठता है ऋषि जी, एक तरफ राजद और कांग्रेस के बीच मुख्यमंत्री पद के मुद्दे को लेकर के एक स्पष्टता नहीं आ रही है, क्लैरिटी नहीं हो पा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी भी पटना पहुंचते हैं तो नीतीश कुमार निशाने पर नहीं होते हैं। तीसरी तरफ राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी सांकेतिक नीतीश कुमार पर अटैक होता है, सांकेतिक राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप होता है। चौथी तरफ जनता दल यूनाइटेड का जो ऐड आ रहा है, बिहार सरकार का आईपीआरडी जो ऐड दे रही है, ऐसा लगता है कि चुनाव तक के लिए कहीं बुक तो नहीं कर लिया है सारे अखबारों के फ्रंट पेज को कि नीतीश कुमार ही दिखेंगे। और एक और परिस्थिति है कि जहां बिहार में आंधी तूफान में 4-5 दर्जन कैजुअल्टी होने की खबरें आ रही है, उस आंधी तूफान में नीतीश कुमार पटना में सड़क पर निकल रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं, छाता लगा करके निकल रहे हैं और देख रहे हैं जिसमें बिजली भी कड़क रही है, उसका भी खतरा बना हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार निकल रहे हैं। यानी नीतीश कुमार बिहार के विकास के लिए कृत संकल्पित है। इस तरह की का एक मंजर दिखाने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से। कितने कृत संकल्पित है कितने नहीं है वही जाने, बिहार की जनता जाने, उससे हमें आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन पोस्टरिंग यही हो रही है। और इन सारे घटनाक्रमों को एक साथ जोड़ करके देखें तो कंफ्यूज कौन है? हम पत्रकार कंफ्यूज हो रहे हैं बिहार की राजनीति को देखकर। एनडीए के अंदर कंफ्यूजन है कि नीतीश कुमार क्या करेंगे, क्योंकि उनके दुलारे मंत्री तो भाजपा को ही सीधे सीधे अल्पसंख्यक विरोधी करार देने जैसा बयान दे रहे हैं। तीसरी तरफ इंडिया गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर चुप्पी है और चौथी तरफ ऐसा लग रहा है कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के आजाद शत्रु हैं, कोई उन पर आक्रामक होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। क्या मतलब है इसका ऋषि जी, आप ही समझाइए हमारे दर्शकों को। देखिए, यदि अशोक चौधरी वाले एपिसोड को लेकर यदि आप मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो आप देखिए नीतीश कुमार के 4 स्तंभ हैं।
तो नीतीश कुमार के किचन कैबिनेट के 4 स्तंभ हैं, जिसमें संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी और अशोक चौधरी। यदि आप क्रमबद्ध देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाएं तो सबसे अधिक जो महत्व है वो ललन सिंह, संजय झा का है, उसके बाद विजय चौधरी का है। इस तीनों में आप गुना भाग कर सकते हैं अपने हिसाब से, अपने समझ से आप में ऊपर नीचे कर सकते हैं। लेकिन इन चारों में सबसे नीचे यदि आप देखेंगे तो विजय चौधरी, इनका अशोक चौधरी का स्थान है। इन दिनों यदि आप दो तीन महीनों की यदि जेडीयू की राजनीति को देखेंगे तो अशोक चौधरी की प्रासंगिकता कहीं न कहीं कम होती हुई दिख रही थी। अभी आप देखिए, जो एक दलित सम्मेलन जेडीयू का हमेशा करवाती रही है, और पिछले बार अशोक चौधरी ने इस कार्यक्रम को लीड किया था, और जिस प्रकार से भीड़ जुटी थी उससे नीतीश कुमार बहुत खुश हुए थे। लेकिन इस बार जो पोस्टर जारी किया गया है उसमें है दलित महासम्मेलन, और पोस्टर में कौन है? संजय झा और ललन सिंह। और जो पार्टी के दलित चेहरा यानी अशोक चौधरी, सुनील कुमार, ये जेडीयू के जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार, या उससे भी ऊपर अशोक चौधरी, ये पार्टी के दलित चेहरा हैं, वो पोस्टर से गायब है। लेकिन कल अहले सुबह नीतीश कुमार अशोक चौधरी के घर जाते हैं, हालांकि दीपक कुमार के भी घर गए थे, लेकिन अशोक चौधरी के घर पे जाना, और उससे पहले आपने ठीक बताया कि अशोक चौधरी का बयान कि हिंदुस्तान में और बिहार में कोई ऐसा नेता बता दीजिए जो बीजेपी के साथ रह के, जिक्र किया। वही मैंने कहा, मैंने तो शुरू में देश का ही मैंने कहा कि देश में और स्पेशली बिहार में कोई नेता पार्टी बता दीजिए नीतीश कुमार और जेडीयू के अलावा जो बीजेपी के साथ रहते हुए भी मुसलमानों के लिए काम किया हो। यह बात बिल्कुल सही है। यदि वक्फ बिल वाले मामले को छोड़ दीजिए तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए जो किया शायद ही कोई नेता किया हो, वो भी बीजेपी के साथ रह के। और बीजेपी का आप एजेंडा जानते हैं, कमंडलवादी एजेंडा है। तो कहीं न कहीं आपने बिल्कुल सही कहा है कि सरदार को खुश करने का प्रयास किया गया है, और सरदार, ये बयान कितना असरदार होगा और सरदार कितने खुश होंगे, तो शुरुआती तो मतलब रिफ्लेक्शन तो दिख रहा है कि सरदार गए थे मिलने, शाबाशी दी है। अब शोले फिल्म के कैरेक्टर को आप पिक मत कीजिए, लेकिन शाबाशी जरूर दिए होंगे कि वाह बहुत अच्छा काम किया। देखिए अभी तमाम जो मुस्लिम संगठन है, मुस्लिम संगठनों ने हमारे कार्यक्रम को एक तरह से बायकॉट किया था ईद में, लेकिन आप हैं जो हमारी प्रासंगिकता मुसलमानों में बनाए रखे हैं। बार बार ऐसे बयान आगे के दिनों में भी आपको देखना होगा। और इसमें मुझे लगता है कि आफ्टर नीतीश कुमार हु इज द बॉस ऑफ जेडीयू, उसकी भी लड़ाई है इन चारों में। हालांकि विजय चौधरी नीतीश कुमार के साथ वाला क्या हो गया आज? मैं उस पर भी आ रहा हूं, पहले इसको खत्म कर लीजिए, बारी बारी से आइए, जंप मत कीजिए अभिषेक जी। तो ये इन चारों में यदि नूरा कुश्ती में देखिए तो एक तरह से विजय चौधरी तो मतलब साय की तरह रहते हैं नीतीश कुमार के साथ। बाकी इन तीनों में कंपटीशन है कि सबसे नजदीक कौन है भाई, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में किसका चलेगा। अशोक चौधरी भी चाहते हैं अपने दामाद को, कम से कम दामाद को चुनाव लड़ाना। तमाम समर्थक उनके यहाँ जुटते हैं कि भैया मेरा भी देख लेना। यही हाल संजय झा का है, यही हाल ललन सिंह का है, और यही हाल विजय चौधरी के हैं। तो ये इससे जोड़ के देखते हैं। और मैं आपको थोड़ा इतर ले जाऊं, न्यूज 18 के कॉन्क्लेव में अमित शाह ने फिर दोहराया है कि नीतीश कुमार के लीडरशिप में चुनाव होगा। जब पत्रकारों ने सप्लीमेंट्री सवाल करते हुए अमित शाह से पूछा कि चुनाव के बाद, तो अमित शाह स्मार्ट हैं, तेज तरार हैं, जानते हैं कब क्या बोलना है। उन्होंने कहा नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं अभी, और उन्हीं के अगुवाई में चुनाव होगा। लेकिन अमित शाह ने यह नहीं कहा कि चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। यानी एजेंडा साफ है, नीतीश कुमार का सहयोग भी चाहिए, नीतीश कुमार का वोट बैंक भी चाहिए, लेकिन चुनाव के बाद
कौन होगा मुख्यमंत्री ये अभी स्पष्ट नहीं है। दूसरी तरफ बीजेपी ये देख रही है कि यदि नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ते हैं और जिस प्रकार से गाहे बगाहे जो फुटेज आ रही है, एक नैरेटिव बन रही है कि नीतीश कुमार पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, उससे बीजेपी को लग रहा है, क्योंकि देखिए एक तरफ तेजस्वी यादव है, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर है, और तीसरा यदि विकल्प नीतीश कुमार के रूप में देखा जाता है और रखा जाता है तो तुलना होगा तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार में। तो नो डाउट नीतीश कुमार। पीके की बात मत कीजिए, क्योंकि पीके में मुझे भी पता है, जमीन पर मैं देख रहा हूं, पीके की का कोई असर दूर दूर तक नहीं है, सिर्फ हवा में है। ये सिर्फ एक हवा बनाने की कोशिश है, ब्लोअर की हवा, प्राकृतिक हवा कहीं नहीं है, वो ब्लोअर की हवा है। मैं तुलनात्मक कह रहा हूं कि लोग अब तो ये आम जनता पे निर्भर करता है, लेकिन तेजस्वी यदि प्रशांत किशोर को माइनस भी कर दीजिए तो तेजस्वी और नीतीश कुमार में तो ये बीजेपी नहीं चाहती है कि जिस प्रकार से एक नैरेटिव बन रहा है नीतीश कुमार को लेकर कि नीतीश कुमार थके हुए, नीतीश कुमार बूझे हुए, नीतीश कुमार 2005 से पहले कुछ था जी, तो उससे बीजेपी बचना चाहती है। और बीजेपी का एजेंडा बिल्कुल क्लियर है कि उनके ही पार्टी का कोई कार्यकर्ता विधायक मुख्यमंत्री हो, और उसके लिए शुरुआत उन्होंने कर दी है। अश्विनी चौबे गंभीर नेता है, ऐसे ही उन्होंने बयान नहीं दिया होगा, बिना सरदार से पूछे ये असरदार बयान नहीं दिया होगा। सरदार से पूछा होगा कि बयान दे या नहीं दे। कांग्रेस तो अपने सरदार से पूछकर ही बोल रही है ना। कांग्रेस के नेता जो बोल रहे हैं लगातार कि मुख्यमंत्री पद का फैसला चुनाव के बाद होगा, और तेजस्वी यादव बोल भी दिए मुसहर भुइयां सम्मेलन में कि जब आपका ये भाई मुख्यमंत्री बनेगा तो सबको पक्का मतलब उन्होंने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया। आज भी प्रतिक्रिया आई है, सचिन पायलट पटना पहुंचे हैं, कन्हैया कुमार की यात्रा में पहुंचे हैं, खुद ही गाड़ी ड्राइव करने लगे हैं, लेकिन ड्राइव कर रहे थे खुद, लेकिन उसके बाद की जो परिस्थितियां हैं, कांग्रेस की तरफ से जो ये कोशिशें हैं, क्या ये सीट की बार्गेनिंग है, या क्या नीतीश कुमार को गठबंधन में लाने का रास्ता खुला रखा जा रहा है, क्या है माजरा? बिल्कुल, आपने बिटवीन द लाइन्स रीड कर लिया, इसलिए मैं आपके बुद्धि का कायल हूं। आप जैसे विद्वान पत्रकार बहुत कम है, आप जैसे विद्वान पत्रकार बहुत कम है हिंदुस्तान में, बिटवीन द लाइन्स आप रीड कर लेते हैं। बिल्कुल, सचिन पायलट देखिए, इसके कई मतलब एस्पेक्ट हैं। एक तो सचिन पायलट आज पटना के दौरे पे हैं, और कन्हैया कुमार, राजेश कुमार उर्फ राजेश राम के साथ, और शकील अहमद खान थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि निश्चित ही महागठबंधन यानी राजद के साथ और तमाम जो उनके घटक हैं उनके साथ कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, यानी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है बिहार में। लेकिन चुनाव के बाद यह निर्णय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा, यानी ऑप्शन खुला है। एक ऑप्शन ये है नीतीश कुमार के लिए ऑप्शन खुला है, दूसरा ऑप्शन ये बार्गेनिंग का, ये प्रेशर बनाने का कि भाई भैया जो 70 सीटें पिछले बार आपने यूं ही उठा के दे दिया न, आप देखा कि कांग्रेस के लिए समीकरण फिट बैठता है नहीं बैठता है, सामाजिक आधार क्या है, कौन जिताऊ सीट है, कौन कमजोर सीट है, आपने यूं उठा के दे दिया, तो इस बार चलने वाला नहीं है। आपने देखा अभिषेक जी कि अहमदाबाद में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है, तेजस्वी यादव के घोर विरोधी पप्पू यादव को वहां निमंत्रण मिला था। कन्हैया कुमार को इनिशिएट किया जा रहा है बिहार की राजनीति में, और कन्हैया कुमार को जिस प्रकार से इंपॉर्टेंस मिल रहा है, आप समझ सकते हैं, तुलना तो होगा ही ना। दो युवा नेता के बीच में तो तुलना होगा। हालांकि मेरा आज भी मानना है, जो सामाजिक समीकरण, जो ताकत, सोशल जो ताकत तेजस्वी यादव के पास है, वो कन्हैया कुमार के पास नहीं है। लेकिन जो भाषण कला में जो निपुणता कन्हैया कुमार की है, वो तेजस्वी यादव में नहीं है। नहीं, देखिए एक मिनट ऋषि जी, एक चीज मैं अपनी तरफ से इसमें कहना चाहता हूं। जो मुझे लग रहा है, तेजस्वी यादव से ज्यादा प्रॉमिसिंग पॉलिटिकल करियर और ज्यादा बड़ी संभावना बिहार में कोई नहीं है युवा नेताओं में, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे वो जनसुराजी
प्रशांत किशोर, कोई भी हो, तेजस्वी यादव जितनी बड़ी संभावना किसी में नहीं है। लेकिन ये बात भी मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि तेजस्वी यादव अपनी संभावनाओं को यूं ही खत्म कर रहे हैं। हम लोग जब बचपन में क्रिकेट देखते थे तो एक क्रिकेटर का नाम आता है कार्ल हूपर, वेस्ट इंडीज के बैट्समैन थे कार्ल हूपर। कार्ल हूपर को सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा जी, सचिन तेंदुलकर और ब्रायन लारा कार्ल हूपर को खुद से भी बड़ा बैट्समैन मानते थे। लेकिन कार्ल हूपर का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट रिकॉर्ड आप देखें तो बेहद साधारण है, क्योंकि उन्होंने बड़े टैलेंट को वेस्ट कर दिया। वही काम कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक बात जान लीजिए, बिहार भाजपा के हाथ में गया तो 15 साल के लिए बुक हो गया। बिहार 15 साल से कम में किसी का पिंड छोड़ता नहीं है। नीतीश कुमार का तो 20 साल में भी पिंड नहीं छोड़ रहा है, या नीतीश कुमार बिहार का पिंड नहीं छोड़ रहा है, दोनों बात एक ही है। खैर, 15 साल मतलब तेजस्वी यादव के वेस्ट होंगे। और अगर 5 साल, 4 साल, 3 साल तेजस्वी यादव ने धैर्य रख लिया होता, नीतीश कुमार के साथ ढंग से काम किए होते, तो आज दिल्ली में भी भाजपा की सरकार नहीं होती और बिहार में कोई नाम नहीं सुनता कि भारतीय जनता पार्टी नाम के कोई दिखाई भी दे रहा है कहीं। कोई कहीं 2015 से भी बुरी स्थिति में पहुंच गई होती भारतीय जनता पार्टी, खासकर कास्ट सेंसस के बाद। मेरा सवाल यह है ऋषि जी, कन्हैया कुमार की यात्रा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव, सब कुछ हो रहा है। सचिन पायलट कह रहे हैं कि नीतीश जी भाजपा के साथ गए थे तो बिहार के नौजवानों के लिए 15-20 लाख नौकरियां ही मांग लेते, तो हम मानते कि उनका जाना चलो कुछ तो किया गया साथ में। तो मतलब सीधा अटैक नहीं है, सीधे सीधे नहीं कहा जा रहा है, बस ये एहसास कराया जा रहा है कि नीतीश जी ने वहां जाकर गलती कर दी। और इसके पीछे जो हिडन है वो कहीं ना कहीं मैं जो रीड कर पा रहा हूं कि गए थे लेकिन ये मकसद पूरा नहीं हुआ, वो भी कर लेते तो ठीक था। यानी गए थे, गलती कर दी, अब भी लौट आए तो ठीक है। इसका मकसद, इसका मतलब तो यही निकलता है ना, भावार्थ इसका ही निकलता है। बिल्कुल सचिन पायलट, देखिए सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। और सचिन पायलट को जहां तक मैं समझता हूं, राजस्थान को मैं बिहार से बेहतर समझता हूं। सचिन पायलट गंभीर नेता है। देखिए नीतीश कुमार से पहले वही गए थे मानेसर। सचिन पायलट देखिए, वो तो अपना पार्टी में हर आदमी अपना वजूद बनाए रखना चाहते हैं। हर आदमी का अपना महत्वाकांक्षा होता है। ये कोई मतलब मैं उसको गलत रेफरेंस में नहीं देखता हूं कि हर पार्टी की हर लोगों की अपनी इंडिविजुअल इच्छा होती है कि मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, प्रधानमंत्री बनूं। लेकिन सचिन पायलट गंभीर नेता हैं और दिल्ली से आके पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और खासकर उस नेता के को लेकर जो गठबंधन का अगुवा है, वो पार्टी और नेता, और उसको लेकर तेजस्वी यादव को लेकर सचिन पायलट का बयान आता है कि चुनाव के बाद ठीक उसी प्रकार से जैसे अमित शाह ये कहते हैं, या नीतीश कुमार को लेकर कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा तो गोलमोल जवाब देके निकल जाते हैं, उसी तरह सचिन पायलट ने स्पष्ट कर दिया है। यानी कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि चुनाव के बाद यह तय होगा कि गठबंधन का नेता कौन होगा और बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो ये एक तो प्रेशर पॉलिटिक्स है, दूसरा ऑप्शन नीतीश कुमार के लिए हमेशा कांग्रेस रखना चाहती है। और आप समझ लीजिए, यदि नीतीश कुमार एनडीए से निकलते हैं तो सिर्फ बिहार ही नहीं, केंद्र के राजनीति को भी प्रभावित करेंगे। और जैसे ही नीतीश कुमार निकलेंगे, चंद्रबाबू नायडू भी मुझे नहीं लगता है कि अधिक दिन टिकने वाले हैं एनडीए में। उनका भी सामाजिक समीकरण है। और ये देखिएगा, ये खेल जो होगा जब आंध्र प्रदेश में चुनाव के आसपास का जो ये टाइमिंग होगा, वो तो लोकसभा के मुझे लगता है कि आंध्र प्रदेश में, हाँ वो बीच में नहीं होता है, तो लोकसभा उससे पहले देखिए, चुनाव तो लोकसभा के साथ ही आंध्र प्रदेश में होता है। आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन वो 1-2 साल पहले भूमिका बनाना शुरू करेंगे, नहीं तो वहां के जनता एक सामाजिक जो आधार है उस पार्टी का, एक खास वर्ग को क्या मैसेज देंगे। वक्फ बोर्ड वाले मामले में क्या स्टैंड था, तो वहां बिहार की तरफ बीजेपी मजबूत भी नहीं है। आंध्र प्रदेश में, बिहार में तो ठीक ठाक आधार है बीजेपी का, आंध्र प्रदेश में वो भी नहीं है कि उसका वोट तो चंद्रबाबू नायडू को मिल जाएगा। चंद्रबाबू नायडू को अकेले लड़ना है। तो ये एक ऑप्शन में मुझे लगता है बिटवीन द लाइंस रीड करने की जरूरत है। सचिन पायलट ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए एक ऑप्शन
रखना चाहती है पार्टी कि नीतीश कुमार यदि आए इधर तो स्वागत है जी। एक बात मैं दर्शकों के सामने क्लियर कर दूं, तमाम चीजों के बावजूद राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस साथ में चुनाव लड़ेंगी, ये बात तय है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन ऋषि जी, एक सवाल तो और उठता है, इतना संगीन आरोप तो अगर कोई दूसरा नेता लगाया होता तो अब तक तो उसकी कैबिनेट से बर्खास्तगी के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़क पर आ गई होती, जो अशोक चौधरी ने लगा दिया। अशोक चौधरी की बर्खास्तगी और उन पर कार्रवाई की मांग अब तक भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की है। अब जरा बताइए, जल में रह के मगर से बैर, ये कैसे हो सकता है? ये इतना मतलब जैसे ऐसा लग रहा है जैसे जिन्ना का बयान दे दिया था आडवाणी ने कराची जाकर, अपनी ही पार्टी के नेता थे लेकिन पूरी भाजपा खड़ी हुई कि आडवाणी जी इस्तीफा दें। यहाँ अशोक देखिए चौधरी ने सीधे सीधे मतलब साथ में रह के, अलायंस में रह के अल्पसंख्यक विरोधी करार दे दिया। इससे बड़ा बयान हो ही नहीं सकता कि किसी की औकात नहीं है सिवाय नीतीश कुमार के कि वो भाजपा के साथ भी रहे और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा भी करे। मतलब इससे ज्यादा ह्यूमिलिएटिंग बयान भारतीय जनता पार्टी, इससे ज्यादा जलील करने वाला बयान बीजेपी को मुझे नहीं लगता कि विपक्ष ने भी कभी दिया होगा। देखिए ये बयान, देखिए एक तो मैंने शुरू में आपको बता दिया डिसेंडिंग ऑर्डर में कि किसकी क्या भूमिका है, और संजय झा ललन सिंह बीजेपी के करीबी हैं इन दिनों। अमित शाह नरेंद्र मोदी के दरबार में अपनी प्रासंगिकता को बनाए रखना चाहते हैं। अब बेचारे अशोक चौधरी क्या करें? और मुझे लगता है कि ये बयान अशोक चौधरी को किसी व्यक्ति के कहने पे, किसी व्यक्ति यानी व्यक्ति क्या इसमें मैं जहां तक समझता हूं नीतीश कुमार के इशारे पे, गाय बगाए नीतीश कुमार के इशारे पे ही अशोक चौधरी ने बयान दिया है। या तो हो सकता है कि नीतीश कुमार को खुश करने के लिए, सुन तो नहीं, बोलिए। ये डर तो नहीं है कि अगर अशोक चौधरी पर कार्रवाई की मांग की तो कहीं नीतीश कुमार सीधे सीधे कहें कि लीजिए भाई कार्रवाई बड़ी कर देते हैं, उधर से तो न्योता मिल ही रहा है। ये डर तो नहीं है कि बीजेपी अपमान सहकर भी बीजेपी चुप है? देखिए यदि ये बहुत बड़ा बयान है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। आप उस गठबंधन मतलब जो एनडीए का जो स्वरूप है उसमें बीजेपी एक बड़े भाई की भूमिका में है इन दिनों, और उस पार्टी को एक तरह से जलील करना, गाली देना, वो भी पार्टी के जो सेकेंड लेयर के जो नेता हैं उनके द्वारा बिना नीतीश कुमार के इशारे या बिना नीतीश कुमार के मौन सहमति के, क्या आपको उम्मीद ऐसा लगता है कि अशोक चौधरी बयान दे सकते हैं? और बयान देने के बाद सरदार का जाना, चाचा जी का जाना, यदि आप देखें बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका में, बड़े भाई का छोटे भाई के यहाँ जाना, मिलना, और साथ में जो मेरे पास जो खबर है विजय चौधरी सिर्फ थे। विजय चौधरी साये की तरह रहते हैं, छोड़ते नहीं है। और दूसरी सबसे इंटरेस्टिंग आज हमको जो फुटेज लगा, वो फुटेज चलना चाहिए कि सचिन पायलट कार ड्राइव कर रहे थे, एक ओबीसी नेता। राजेश राम जो है गाड़ी के अगले सीट पे बैठे हुए थे, महादलित नेता, महादलित समाज से आने वाले नेता। तो राहुल गांधी का जो सपना है ओबीसी, दलित, महादलित, पिछड़ों की राजनीति अब बिहार में देखने लगी है, अब बिल्कुल रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। कल भी आपने देखा अनिल जय हिंद को, डॉक्टर अनिल जय हिंद को ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बनाया गया है। लालू के समधी को हटाकर, लालू के समधी थे पद पर कैप्टन अजय यादव। तो एक तरह से डबल झटका हो गया, सचिन पायलट का बयान, ऊपर से लालू जी के समधी को उस मोर्चा के अध्यक्ष पद से रुखसत कर दिया गया, और डॉक्टर अनिल जय हिंद को बनाया गया। अनिल जय हिंद इन दिनों राहुल गांधी के बहुत करीबी और एक तरह से पार्टी के थिंक टैंकर माने जाते हैं। एक बड़ा डेवलपमेंट है, एक तेजतर्रार नेता है। इससे मुझे लगता है कि पार्टी को कहीं ना कहीं फायदा होगा। तो आज का जो मतलब मुझे जो लगा, हालांकि सचिन पायलट के बयान के बाद मुझे लगता है कि राजद की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, मुझे लगता है शाम तक इस पर कोई सवाल नहीं है। छोटे मोटे नेताओं का आया होगा, बड़ा नेता का मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ा बयान आएगा। लेकिन सबसे सुंदर दृश्य मुझे ये देखने को मिला कि ओबीसी नेता, ओबीसी समाज से आने, गुर्जर समाज से आने वाले नेता सचिन पायलट कार को ड्राइव कर रहे थे, और महादलित समाज से आने वाले राजेश राम
जो संभावित डिप्टी सीएम है बिहार के, वो गाड़ी के अगले सीट पे बैठे हुए। एक चीज अब तो बता चलिए दीजिए देखिए ऋषि जी, बिहार के राजनीति में क्या गुल खिलाता है ये जोड़ी। नहीं ऋषि जी, आखिरी सवाल पूछने से अब हम आप रोक नहीं पाएंगे। आपने कहा बिहार के संभवतः अगले डिप्टी सीएम, ये बता दीजिए कि नीतीश कुमार की कैबिनेट के अगले संभावित 2 डिप्टी सीएम में से एक डिप्टी सीएम राजेश राम है, या तेजस्वी यादव की कैबिनेट अगर बनी उसके डिप्टी सीएम राजेश राम है? अगले मतलब 2-4 हफ्तों में बनने वाले डिप्टी सीएम या चुनाव के बाद बनने वाले डिप्टी सीएम? थोड़ा खुलकर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए एक बात देखिए, जब अमित शाह टीवी इंटरव्यू में मुंह खोलते हैं, बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी अपने नए रंग और नए कलेवर में दिखाई दे देती है। एक बात आप समझ लीजिए, चुनाव के बाद यदि एनडीए सत्तासीन होती है तो नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे, चाहे इसके लिए बीजेपी को कोई भी कुर्बानी देना पड़े। बीजेपी किसी भी सूरत में नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं करने जा रही, नंबर 1। नंबर 2, तेजस्वी यादव को सत्ता में आना है तो 32% से 32%, 32% का जो सामाजिक समीकरण है, जो आधार वोट है, उनमें आपको एड ऑन करना होगा। और एड ऑन तभी होगा जब किसी समाज को आप सत्ता में महत्वपूर्ण भागीदारी देंगे। और राजेश राम जिस समुदाय से आते हैं, पॉलिटिकली तो बहुत एक्टिव है, लेकिन उस समाज का कोई एक बड़ा नेता नहीं है। यदि राजेश राम को प्रोजेक्ट करके, यानी डिप्टी सीएम जैसे महत्वपूर्ण पद का ऑफर देके प्रोजेक्ट करके यदि पार्टी चुनाव लड़ती है, तो 5.5%, 6% का जो चंक है रविदास समाज का, वो निश्चित ही ऑन एवरेज, मैं ये नहीं कह रहा हूं पूरा, ऑन एवरेज 50-60% जो है ऑन एवरेज ही झुकाव माना जाता है किसी समाज का। तो ऑन एवरेज जो है इस समाज का वोट महागठबंधन को मिलेगा जी। जिस प्रकार से पासवान, दीजिए ना ऋषि जी, मैं 2 सेकंड खत्म कर रहा हूं। मेरा सवाल बताने से बच रहा है। मैं 2 सेकंड। जिस प्रकार से आज चिराग पासवान की प्रासंगिकता इस 5.5% वोट के आधार पर टिकी हुई है, क्या उस 5.5%, 6% रविदास समाज को आप अपने साथ एड ऑन नहीं कर सकते हैं? और ये जिम्मेवारी तेजस्वी यादव की है, यदि उनको मुख्यमंत्री बनना है। जी, आगे कुछ सवाल कर रहे थे जी, छोटा सा सवाल है, चूंकि मेरे सवाल का आपने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, इसलिए मैं फिर इस सवाल को दोहरा रहा हूं और ज्यादा खुलकर दोहरा रहा हूं, क्योंकि मुझे सच में समझ में नहीं आ रहा है बिहार में क्या होगा। 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है, सतुआन कहते हैं बिहार में, सतुआ उतुआ लोग खाते हैं, खरमास खत्म होता है। 14 अप्रैल को खरमास खत्म हो रहा है, और मैंने यही पूछा कि तेजस्वी यादव कि कैबिनेट में राजेश राम डिप्टी सीएम होंगे, यानी नवंबर के बाद डिप्टी सीएम होंगे, और आप कह रहे हैं कि भाई भाजपा, अगर नीतीश कुमार एनडीए में रह गए तो भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा और नीतीश नहीं होंगे, एनडीए अपना बनाएगी। तो क्या नीतीश कुमार के लिए भी वक्त बहुत कम बचा है खरमास के बाद, और 2 डिप्टी सीएम में एक राजेश राम तो नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का यूएसपी यही है कि वो किसी गठबंधन के अगुआ है। जिस दिन वो पिछले वाले सीट पे बैठेंगे, ड्राइविंग सीट से हटा के उनको पिछले वाले सीट पे बैठाया जाएगा, उसी दिन पार्टी की अस्तित्व पे सवाल उठेगा। हो सकता है पार्टी कई भागों में टूट जाए। तो नीतीश कुमार को यदि पार्टी को बचाना है तो बीजेपी का आफ्टर चुनाव जो फॉर्मूला है उससे बचना होगा। क्या इस फॉर्मूले के लिए तेजस्वी यादव तैयार है? नीतीश कुमार, सुन तो लीजिए, मैं एक बहुत बड़ा एक आपको लाइन करने जा रहा हूं कि नीतीश कुमार सीएम, तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम प्लस राजेश राम डिप्टी सीएम, कैसा लगा आप? हाँ, अब ये बात तो आपने कह दी, कि एक तेजस्वी यादव सीएम और एक महादलित डिप्टी सीएम, ये बात तो आपने कह दी नीतीश कुमार के कैबिनेट में कि 14 अप्रैल के बाद, खरमास के बाद कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात तो मैं अपने दर्शकों के सामने स्पष्ट कर दूं कि जो भी चीजें हैं व्यक्तिगत तौर पर अभी मुझे कुछ नहीं मालूम है कि बिहार में क्या हो रहा है। इतना मालूम है कि अशोक चौधरी का बयान एक एक शब्द इलेक्टेड नहीं, सिलेक्टेड वर्ड थे।
वो रैंडम मुंह से निकला हुआ नहीं था, सिलेक्टेड थे। ऐसा लगा कि जैसे चुनाव किया गया है, शब्दों का सिलेक्शन किया गया है बोलने के लिए। और जो बयान उन्होंने दिया है, उसके बाद यदि भारतीय जनता पार्टी रक्षात्मक है, कार्रवाई की मांग नहीं कर रही है, तो कहीं ना कहीं उसे डर है कि नीतीश अशोक चौधरी पर कार्रवाई की बजाय बीजेपी के ही 22 मंत्रियों पर कार्रवाई न हो जाए, क्योंकि ये नीतीश कुमार है। बायां हाथ क्या करता है, ये दाहिने हाथ को भी पता नहीं चलता है। ये बात तो खैर हम नहीं कह रहे। संसद के अंदर लालू प्रसाद यादव के 2 स्पीच को आप सुने। एक में वो कहते हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, एक में वो कहते हैं कि नीतीश कुमार को गत्तर गत्तर, यानी नीतीश कुमार को बहुत ही गहरे से वो जानते हैं। भोजपुरी में कहते हैं गत्तर गत्तर जानते हैं। तो वाकई इस बात को तो मानना होगा कि न तो कोई पत्रकार और न तो बिहार का या देश का कोई राजनेता नीतीश कुमार को उतना जानता होगा जितना लालू यादव जानते हैं, या लालू यादव को कोई उतना जानता होगा जितना नीतीश कुमार और सुशील मोदी जानते थे। सुशील मोदी ने तो एक टीवी इंटरव्यू में यहां तक कहा था कि जितना राबड़ी देवी लालू यादव को नहीं जानती है, उतना मैं जानता हूं। ये सुशील मोदी ने कहा। अब स्थिति है कि बिहार में लालू यादव और नीतीश कुमार के बीच क्या चल रहा है, उसी की कड़ी अशोक चौधरी का बयान तो नहीं था। और सबसे बड़ा आश्चर्य यही है कि अचानक अखबारों के फ्रंट पेज लगातार बुक हो रहे हैं नीतीश कुमार के ऐड के लिए, और भारतीय जनता पार्टी उस ऐड से लगभग नदारद है। ये क्या चल रहा है? अब बीजेपी के मंत्रियों के ऐड भी आ रहे हैं, तो वो अलग से आ रहे हैं अंदर के पन्ने पर, वो अंदर के पन्ने पर अलग से आ रहे हैं। तो ये क्या चल रहा है, ये समझने के लिए थोड़ा हमको लगता है कि ऋषि जी, क्या मैं सही हूं कि खरमास खत्म होने का इंतजार कर लेना चाहिए? थोड़ा इंतजार का और मजा लीजिए। अल्ताफ रजा की आधी लाइनें ही आप दोहरा रहे हैं कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। तो थोड़ा इंतजार का ये मजा नहीं है, ये सस्पेंस ड्रामा, ये सब बिहार की राजनीति में है। लेकिन दिक्कत यही है कि इस पूरे सस्पेंस ड्रामा और इस सब के निर्माता निर्देशक तो एक ही व्यक्ति है। जो निर्माता निर्देशक उतने बड़े आंधी तूफान में भी पटना की सड़कों पर छाता लेकर निकल रहे हैं। अब छाता लेकर निकल रहे हैं, तो इस छाता में किसका हाथा बिहार में टूटेगा और किसका हाथा बनेगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। भले ही गोरखपुर में हाथा पर ईडी की कार्रवाई हो गई है, शंकर तिवारी के हाथा पर। उनके बेटे विनय शंकर तिवारी को ईडी ने गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि ईडी की कार्रवाई आजकल ज्यादातर पॉलिटिकली मोटिवेटेड होती है, लेकिन बिहार में भी ईडी की एंट्री तो हुई, लेकिन वो ईडी नीतीश कुमार को रोक पाएगी या रोकने की स्थिति में होती तो अशोक चौधरी का इतना गंभीर बयान, जिसमें सीधे भारतीय जनता पार्टी कटघरे में है, जो आरोप भारत के बाहर की मीडिया लगाती है, तो कहा जाता है कि राष्ट्र विरोधी और टुकड़े टुकड़े गैंग है, कि वो अल्पसंख्यकों के प्रति भारत के मौजूदा निजाम के दौर में कुछ हो रहा है। ये बाहर के लोग आरोप लगाते थे, विदेशों के अखबार और मीडिया और वहां की सरकारें, कई देशों की। लेकिन भारत में नरेंद्र मोदी की सहयोगी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि किसी की औकात नहीं है नीतीश कुमार के सिवा कि भाजपा के साथ रहकर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा कर सके। यानी हम ही हैं, साथ में भी हैं, तो उनको औकात में रखे हैं। ये मैसेज जो दिया जा रहा है, जरा इस मैसेज को समझिए और सचिन पायलट के बयान को समझिए। कांग्रेस की आक्रामकता लेकिन नीतीश के मामले में नरमी, उसे समझिए। और राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से भी न्योता, नरमी और सांकेतिक रूप से आंख पर धूल झोंकने वाली नीतीश कुमार की आलोचना, इन सब को समझे तो थोड़ा इंतजार, जैसा बिल्कुल ऋषि जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। देखते हैं खरमास के बाद बिहार में कौन सा राजनीतिक भूकंप दिखाई देता है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।